अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के नगर परिषद इलेक्शन में 81 सीटें जीती है और एक सीट पर मेयर भी जीता है। ये पहली बार है जब महाराष्ट्र के अंदर एआईएमआईएम का एक मेयर भी बनने वाला है। बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी एआईएमआईएम का जादू चल रहा है। पार्टी के लीडर्स ने बताया है कि ये जीत एआईएमआईएम की मेहनत और अज़्म का नतीजा है, जिसमें उन्होंने अपने असर को साबित किया और अपने सपोर्टर्स का भरोसा जीता। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में कुल 6,859 सीटें थी। बीजेपी ने 3,325 सीटें जीती, शिवसेना ने 600, एनसीपी ने 200 और कांग्रेस ने 105 सीटें जीती। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो राजनीति का तनाव था, इसके बावजूद बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन एआईएमआईएम ने अपनी मेहनत और अज़्म और लगन से अपना असर साबित किया। तो हम एआईएमआईएम के लिए ये कह सकते हैं कि बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी एआईएमआईएम की लहर कहीं ना कहीं नजर आई है। 81 सीटें जीतकर मेयर की एक सीट जीतना, ये जीत सिर्फ एआईएमआईएम की नहीं बल्कि उन लोगों की जीत है जो तरक्की और इस्लाह की राह पर चल रहे हैं। एआईएमआईएम ने अपने सपोर्टर्स को एक कामयाब रास्ता दिखाया है जहां इनके मसाइल पर काम हो रहा है। महाराष्ट्र में ये जीत एआईएमआईएम के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। इस जीत के बाद एआईएमआईएम अपने तरक्की और सियासत में मजीद मजबूती ला सकती है और अपने सपोर्टर्स को नए उम्मीदों का इजहार कर सकती है। बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम का यह सफर आगे भी और ज्यादा मजबूत हो सकता है और इन्होंने अपनी हिम्मत और लगन से साबित कर दिया है कि यह हर इलेक्शन में अपने असर को दिखाने में कामयाब रहेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले एआईएमआईएम के खिलाफ कई सारे इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन अब आवाम को यह बात पता लग चुकी है कि एआईएमआईएम के ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे थे। एआईएमआईएम किसी भी पार्टी के साथ टाई अप नहीं है। वेस्ट बंगाल में भी इल्जाम लगाया गया था, बिहार में भी इल्जाम लगाया गया था, लेकिन सारे इल्जाम गलत साबित हुए, जिसके बाद आवाम को कहीं ना कहीं ये जरूर लगा है कि एक मौका जरूर एआईएमआईएम पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से ये ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं, इस वक्त पब्लिक का माइंड भी इसी तरफ डाइवर्ट हो गया और इन्होंने एक मौका एआईएमआईएम पार्टी को देखा और जीत का जश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। जीत के बाद बीजेपी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी महायुति पर पूरे तरीके से विश्वास दिखाया है। फिर एक बार बीजेपी ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 129 शहरों के प्रेसिडेंट, नगराध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 75% नगर पालिकाओं में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी महायुति के नगराध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 48% नगर सेवक पूरे राज्य के ये बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए हैं। तो आज तेलंगाना भवन में केसीआर का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। केसीआर ने कहा, रातों को दिन में बदलना और हर मुश्किल को अपनाकर तेलंगाना की तरक्की के लिए जान लगा देना, ये मेरी लीडरशिप की एक मिसाल है। मगर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी तब पालामुरू के इट्टीपोटलू स्कीम में एक भी मिट्टी का टुकड़ा नहीं उठाया गया। ये वही वक्त था जब तेलंगाना को असली विकास और बदलाव की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपनी लापरवाही के साथ सिर्फ अपने फायदे को देखा और कुछ नहीं किया। इसके बाद सेंट्रल बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के लिए शुरू से ही नई मुश्किलें खड़ी कर दी थी। केसीआर ने कहा, जब भी तेलंगाना में कोई डेवलपमेंट योजना का कदम उठाया गया, सेंट्रल में बैठी बीजेपी ने हमेशा से उसका विरोध किया। तेलंगाना की तरक्की के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे थे उसको रोकने ही उनका काम बन गया था। उनकी सियासत में सिर्फ नफरत थी और हर अच्छे काम का विरोध करना उनका काम था। केसीआर ने यह भी कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल हुए तो उन्होंने ये सोचा था कि उनके हर अल्फाज को बीजेपी अपनी सियासत में घुमा देगी और तेलंगाना में भी कोई विकास का काम नहीं होने देगी। तेलंगाना के लिए जरूरी था कि एक नई दिशा और एक नए विजन की, लेकिन बीजेपी के लिए ये सब सिर्फ रुकावट और रोकने की बात थी। केसीआर ने याद दिलाते हुए कहा, जूरल प्रोजेक्ट के मामले में कर्नाटका को कंपेंसेशन न देने की वजह से पालामुरू के लोगों को परेशानी हो रही थी। फिर महबूब नगर में जब पहली महासभा हुई तो मैंने चंद्रबाबू को जवाब देते हुए उनसे वो पैसे दिलाए वो जो तेलंगाना के लिए देने वाले थे। और जब आरडीएस का बम गिराया गया था तो मैं गोलूलांबा से गढ़वाल तक पदयात्रा करके अन्याय को सामने लाया। केसीआर ने चंद्रबाबू नायडू के बारे में ये भी कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने महबूब नगर को अपना समझकर जो चाहा वो किया। अगर उन्होंने वहां पानी का व्यवस्था की होती तो लोग विदेश न जाते, लेकिन उनकी पॉलिसी की वजह से वहां के लोग फॉरेन कंट्री जाने लगे। आज तेलंगाना की टीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी और राज्य कार्यकर्ता की खास बैठक हुई थी।
जहां तेलंगाना के लिए नए प्लान्स और आगे के रास्ते तैयार किए गए। केसीआर ने कहा यह बैठक सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि तेलंगाना के हर सिटीजन की तारीफ और इनके फ्यूचर के लिए नए रास्ते दिखाने की कोशिश है। केसीआर की लीडरशिप में तेलंगाना ने अपने पुराने सोच से निकलकर अपने नए दौर की तरफ कदम बढ़ाया। केसीआर ने कहा आज हर शहर में हर गांव में नए इरिगेशन स्कीम और विकास के प्लान चल रहे हैं। हर पार्टी मेंबर का अपना लीडर पर भरोसा है और वो जानते हैं कि केसीआर ने सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि हर एक तेलंगाना वासी के लिए अपनी जान लगा दी थी। केसीआर ने आखिर में कहा कि ये वक्त था जब तेलंगाना अपने पुराने सोच को छोड़कर अपनी नई सोच और नए प्लान्स के साथ अपने रास्ते पर चलना शुरू किया। मेरा विश्वास था कि आज तेलंगाना में कोई भी बात रुक नहीं सकती क्योंकि हर एक तेलंगाना वासी का भरोसा और पूरी पार्टी का एक ही टारगेट है। तो इससे एक बात का अंदाजा लग चुका है कि पूरी तरीके से केसीआर का कमबैक हो गया है पार्टी के अंदर। अब यहाँ से अब पूरी ताकत के साथ बीआरएस पार्टी मैदान में उतरने वाली है। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप जिसे देख रहे हैं यह है पंजाब के शाही इमाम उस्मान लुधियानवी साहब। जी हाँ, इन्होंने मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का हौसला बढ़ाते हुए कहा कोलकाता के इस बेटे शमाइल नदवी ने जावेद अख्तर को लाइव डिबेट में अपने तर्कों से ऐसा सबक सिखाया जिसके बाद उनका मुंह बंद हो गया। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये कहना था शाही इमाम का। मिल्लत इस्लामिया के होनहार बेटे मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी साहब को मुबारकबाद देने के लिए कि कलकत्ता के इस बेटे ने आज लाइव डिबेट के दौरान खुदा को ना मानने वाले जावेद अख्तर को जवाब देने के काबिल नहीं छोड़ा। माशाल्लाह जिस अंदाज से, जिस इल्म के साथ और जिस हिकमत से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल से आपने आज ये डिबेट में जीत हासिल की है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा आज हैदराबाद के शाहीनगर और जलपल्ली में एहतजाज हुआ जहां लोग बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी दिखाते हुए सड़क पर उतर आए। ये एहतजाज इसलिए शुरू हुआ क्योंकि नीतीश कुमार पटना में एक रिसेंट प्रोग्राम के दौरान एक फीमेल मुस्लिम डॉक्टर का नकाब खींच दिए थे जो उनकी पर्सनल स्पेस और इज्जत का वायलेशन था। एहतजाज करने वालों का कहना था कि ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी और इसने न सिर्फ महिलाओं की इज्जत का नुकसान पहुंचाया बल्कि ये एक तरीके से उनके मजहबी आज़ादी को भी चैलेंज करने के बराबर था। लोगों का कहना था कि जो कुछ भी हुआ है उससे उनकी ज़ाती डिग्निटी को ठेस पहुंची है और ये उनके हक में नहीं था। इन्होंने नीतीश कुमार के इस रवैये को इनह्यूमैन और बेअदबी का नाम दिया और सीएम की इस हरकत पर उनसे माफ़ी की मांग की। एहतजाज करने वालों ने उनसे ये भी कहा कि इस गलत काम को सीरियसली लेना चाहिए और इसके लिए नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आवाम ने कहा कि ये मिस हैंडलिंग न सिर्फ एक इंसान की इज्जत को नुकसान पहुंचाती है बल्कि एक पूरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना था कि किस तरह से उनको समाज और इंसानियत के लिए रिस्पेक्ट मिल सकती है जब उनके अपने लीडर उनकी इज्जत और आज़ादी का तजुर्बा नहीं करते। इस दौरान हर शख्स यही चाह रहा था कि नीतीश कुमार अपनी गलतफहमी का एहसास करे और अपनी गलत हरकत के लिए समाज के सामने झुके। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।